नमस्कार, मैं स्वामी जगन्नाथ मिश्र। आज कक्षा 12 विषय हिंदी है और आज का शीर्षक जो आपका है वो है जनसंचार। इसके पहले आपको निबंध और कार्यालयी पत्र, ये दो टॉपिक आपको पढ़ने रहते हैं, लेकिन निबंध और कार्यालयी पत्र ये आपको कक्षा में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका विस्तार आपको कक्षा में ही दिया जा सकता है। इसलिए जनसंचार की ओर चलते हैं। जैसा कि प्रथम वर्ष में आपने जनसंचार के विषय में पढ़ा होगा और उसकी विस्तृत जानकारी हुई होगी, फिर भी यदि जानकारी आपकी थोड़ी आधी अधूरी रह गई हो तो आज हम आपको जनसंचार के विषय में बता रहे हैं, जो आपको नोट्स के माध्यम से मिलेंगे। आइए, 3 जो आपका है वो है जनसंचार। जनसंचार के माध्यम। पहले जनसंचार की परिभाषा लेते हैं। संचार की उत्पत्ति मूलतः लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अभिप्राय है मन के किसी विचार या भाव को दूसरे के साथ बांटना। अर्थात जनसंचार अपने भावों एवं विचारों को दूसरों से बांटने की महत्वपूर्ण एवं सार्थक प्रक्रिया है। ये हो गई आपके संचार की परिभाषा। अब संचार के तत्व कौन कौन से हैं, इस पर हम आते हैं। संचार के तत्वों पर जिन्हें हम देखते हैं, तो संचार के तत्व के अंतर्गत हम संदेशों को भेजते हैं तथा प्राप्त करते हैं। इसे संचार की तकनीकी भाषा में संकेतीकरण या एनकोडिंग और संकेत वाचन को डिकोडिंग कहा जाता है। संचार की पूरी प्रक्रिया मूलतः इसी एनकोडिंग डिकोडिंग पर आधारित होती है। एनकोडिंग और डिकोडिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मोबाइल में आप बात करते हैं या आपको कोई संदेश भेजा जाता है, तब ऐसे में जो संदेश भेजता है वो आपके संदेश को एनकोड कर देता है, और फिर जब आप उसे खोलते हैं तो खोलते समय आप उसे खोल नहीं पाते हैं। तो आपको खोलने के लिए एक नंबर, एक डिजिट आपको दे दिया जाता है या कोई लेटर दे दिया जाता है। उस लेटर के माध्यम से उस संकेत को आप खोलते हो। तो जब खोलते हो तो उसको कहते हो डिकोड करना, डिकोडिंग करना। और जब वो नंबर या वह लेटर आपके पास होता है, तब उस मैसेज को आप खोल लेते हो और खोलने की प्रक्रिया को डिकोड कहते हैं, डिकोडिंग करते हैं। और फिर आप संदेश या जो भी मैसेज होता है उसे आप पढ़ करके समझ जाते हो। अब संचार प्रक्रिया में आने वाले जो मुख्य तत्व हैं उनकी ओर आते हैं। तो संचार प्रक्रिया में आने वाले जो मुख्य तत्व हैं वो हैं आपके 6-7 प्रकार के, आपको ये बताए गए हैं। पहला है प्रेषक या स्रोत, जिसके द्वारा आप संदेश प्राप्त करते हैं या जो संदेश को भेजता है वो प्रेषक कहलाता है। इसके बाद कौन सा संदेश उसने भेजा है वो संदेश होता है। फिर किस माध्यम का उसने प्रयोग किया है, उसने पत्र के माध्यम से भेजा है या मोबाइल फ़ोन के द्वारा भेजा है या फैक्स के द्वारा भेजा है, किस माध्यम से भेजा है, इस माध्यम को संचार माध्यम कहते हैं। फिर संकेतीकरण, कौन सा संकेत आपको उसने प्रदान किया है जिसे आप डिकोड करोगे, वो संकेतीकरण है। फिर संकेत वाचन, आप उसको जब पढ़ लेते हो उस संकेत को, तब आप उसे डिकोड करते हो। इसके बाद 6ठा नंबर जो आपका होता है वो ग्राहक होता है, जो संदेश को प्राप्त करता है या संदेश प्राप्त करने वाला होता है। इसके बाद संदेश को प्राप्त करने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है या उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ता है, और उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया होने पर क्या फीडबैक मिलता है, ये आप जान पाते हैं। ये आपका फीडबैक होता है। अब आगे संचार के विभिन्न स्तर और स्वरूप भी हैं। किन किन स्तरों पर आप संदेश को भेजते हो, संचार को भेजते हो, वो किन किन स्तरों के होते हैं। पहला, संचार के बहुत से रूप या स्तर होते हैं, जिनमें से कुछ आपको निम्न हमने बताया है।
जिसमें पहला है आपका स्वगत संचार। ऐसा संचार जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत होता है, इसे व्यक्तिगत संचार भी कहा जाता है। जैसे आदमी अकेला बैठा मन ही मन कुछ न कुछ सोचता रहता है तथा अपने मन में तर्क वितर्क करता रहता है और इसे आत्मविश्लेषित करता है, इसे ही स्वगत संचार कहा जाता है। बैठे बैठे किन्हीं विषयों पर सोचता रहता है, इसे स्वगत संचार कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर का आता है आपका परस्पर संचार। परस्पर संचार आपका, इस संचार को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में दो या दो से अधिक लोग आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं या परस्पर आपस में बात करते हैं या गपशप करते हैं या चर्चा करते हैं, अथवा बैठकें भी इसी संचार के अंतर्गत आता है, जिसमें एक ही व्यक्ति नहीं होता है बल्कि एक से अधिक दो से अधिक 3-4 लोग हो सकते हैं। ये परस्पर संचार होता है। किसी विशेष विषय को लेकर के जब चर्चा की जाती है तब वो परस्पर संचार होता है। इसके बाद माध्यम संचार, यह आपका एक तीसरा जो चरण है वो है माध्यम संचार। यह मीडिया अर्थात संचार माध्यमों की सहायता से किया जाता है। इसमें संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि ये माध्यमों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन या पेजर फ़ोन या इंटरकॉम, ये आपके माध्यम संचार होते हैं। दोनों संदेश इधर के उधर उधर के इधर जो आदान प्रदान होते रहते हैं किसी माध्यम के द्वारा, वो आपका माध्यम संचार होता है। इसके बाद चौथा जो चरण है आपका वो होता है वक्ता एवं श्रोता समूह संचार। इस संचार के अंतर्गत एक व्यक्ति बोलता है तथा श्रोताओं के समूह को वह संबोधित करता है और बाकी जितने लोग होते हैं वो सब सुनते रहते हैं। जैसे अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना। अब क्लास में अध्यापक पढ़ाता है, सारे बच्चे सुनते हैं, तो अध्यापक आपका प्रेषक हो गया और बच्चों द्वारा अध्यापक का पढ़ाया जाना और जो बच्चे सुनते हैं वो हो गए प्रापक यानी प्राप्त करने वाले। इसी तरह से कोई राजनेता अगर अपने कार्यकर्ताओं को या किसी जन समूह को संबोधित करता है तो वह आपका वक्ता श्रोता संचार माध्यम होता है। इसके बाद हम संचार करते क्यों हैं, उद्देश्य क्या है। संचार माध्यमों के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो आपको निम्न प्रकार से बताए गए हैं। जैसे सूचना का संग्रह करना। अब आप कोई भी संचार जो आप प्राप्त करते हैं या संचार का माध्यम जो आप लेते हैं या कोई भी सूचना है जो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यही होता है कि कोई ऐसी सूचना जो विशिष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप तक पहुंचे और आप उसको सुन करके उसका लाभ उठाएं और उसका संग्रह करें। इसलिए पहला चरण इसका हो गया, सूचना का संग्रह करना। इसके बाद सूचना सुनने के बाद उस पर विश्लेषण करना कि आखिर ये सूचना आई तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ये आपका हो गया दूसरे नंबर का सूचना विश्लेषण। इसके बाद तीसरा जो नंबर आता है इसका सामाजिक मूल्यों एवं ज्ञान का संचरण करना। अब सूचना दी गई जो आपको, उसे आप अपने मन के अंदर उतारिए, उससे ज्ञान प्राप्त करिए और संचरण करिए, वो एक दूसरे तक भी आप उसे पहुंचाएं। इसके बाद होता है सूचना का प्रसार। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई एक ऐसी सूचना आ जाती है जिसको कई लोगों तक पहुंचाना होता है। अब आप जब सूचना प्राप्त कर लेते हैं तो वो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, इस तरह से वो पूरा सूचना प्रसारित हो जाता है। इसके बाद और जो अंतिम उद्देश्य होता है वो कभी कभी ऐसी भी सूचना आ जाती है जिससे आपका मनोरंजन भी होता रहता है। तो उद्देश्य, जन संचार का उद्देश्य अंतिम जो होता है वो होता है मनोरंजन करना, यानी ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहती हैं जो आपको मनोरंजित करती हैं, तो वो मनोरंजन करना भी इसका उद्देश्य होता है। अब इसके माध्यम जो हैं
वो हैं, दो प्रकार के माध्यम प्रयोग किए गए हैं। जनसंचार के माध्यमों को अगर देखा जाए तो दो प्रकार के जनसंचार आपके हैं। नंबर एक है परंपरागत माध्यम और दूसरा है आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। परंपरागत माध्यम ऐसा माध्यम जो लोक में या लोकमत हो या हमारी पुरानी पीढ़ियों द्वारा निरंतर चला आ रहा हो, यह आपका परंपरागत माध्यम होता है। जैसे घर परिवार में कोई उत्सव हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो या मेला हो या कोई पर्व हो या लोकगीत हो, लोकनाट्य हो, रामलीला हो, रासलीला हो, कठपुतली हो, तमाशा हो, नौटंकी, शिलालेख, लोक कलाएँ, मूर्तिकला, वास्तुकला, ललित कला, ये सब आपके परंपरागत संचार के अंतर्गत आते हैं। आज से नहीं, आदिकाल से जहाँ से हमारा विकास हुआ है तब से यह परंपरा विकसित रही है, ये कलाएं विकसित रही हैं और ये कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती चली आ रही हैं। जैसे हमारे पर्वों के रूप में लीजिए, हमारा त्यौहार, कोई भी त्यौहार, दशहरा है, दीपावली है अथवा होली है, तमाम तरह के हैं जो परंपराओं के आधार पर आज भी हम उसे मनाते चले आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ धार्मिक त्यौहार हैं, कुछ संस्कृतियों के आधार पर है, सांस्कृतिक त्यौहार हैं और कुछ राष्ट्रीय पर्व भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी इसी के अंतर्गत आता है। यह परंपरागत है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम स्वतंत्रता दिवस और जब हमारा देश गणराज्य हुआ तब से गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। ये आपका परंपरागत माध्यम कहलाता है। अब दूसरा आता है आपका आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। आधुनिक, आज का युग वैज्ञानिक युग है और इसका निरंतर विकास होता जा रहा है। आधुनिक युग में संचार का जो विकास हुआ वो आपको एक ग्राफ के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से है। आधुनिक माध्यम आपका 3 भागों में बटा। पहला डाक तार प्रणाली, दूसरा प्रिंट या मुद्रण प्रणाली और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। पहला डाक तार विभाग है। पहले डाक और तार एक ही में था, लेकिन समय बदलते बदलते आपका ये 2 भागों में बट गया। डाक विभाग अलग हो गया, तार विभाग अलग हो गया। डाक विभाग में केवल पत्रों का आदान प्रदान चल रहा है और कुछ वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है जो डाक के माध्यम से भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद तार माध्यम आ गया। तार माध्यम में टेलीफोन हो गया, लेकिन आज तार माध्यम भी चेंज हो गया, अब ये बेतार माध्यम हो गया। तार माध्यम से बेतार हो गया, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और तमाम जो आपके प्रणाली चल रहे हैं वो आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है प्रिंट या मुद्रण माध्यम। प्रिंट और मुद्रण माध्यम में आपकी प्रिंट व्यवस्था, जिसमें से आपकी छपाई, अक्षरों की छपाई, समाचार पत्रों की छपाई, पत्र पत्रिकाओं की छपाई जो चल रही है वो आपका मुद्रण माध्यम है। तीसरा आपका जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आज अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है, जबकि प्रिंट या मुद्रण माध्यम भी इससे कम नहीं है, जिनमें प्रिंट और मुद्रण माध्यम में आपका 3 भाग है, जिसमें समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, हैंडबिल और पंपलेट है। पहला जो आपका आता है समाचार पत्र। आज भारतवर्ष में तमाम प्रकार के समाचार पत्र आ रहे हैं, जिसमें दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, आज और भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार पत्र आ रहे हैं। इसके बाद आती है पत्रिकाएं। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्रिकाएं भी आपको पढ़ने को मिल रही हैं, जिसमें बड़े भी पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी पत्रिकाएं पढ़ते हैं। जिसमें छोटे बच्चों के लिए जो पत्रिकाएं आई उसमें बालहंस और तमाम प्रकार के जो पत्रिकाएं आ रही हैं बच्चों के लिए, वो भी प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आता है हैंडबिल और पंपलेट। हैंडबिल, जब कोई कंपनी या कोई संस्थान अपने प्रचार प्रसार का माध्यम ढूंढती है तब वो एक हैंडबिल तैयार करती है और समाचार पत्रों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, वो आपका हैंडबिल होता है। इसके बाद शहर में
खंभों पर या भिन्न भिन्न जगहों पर आपने देखा होगा बड़े बड़े फ्लैक्स और पंपलेट चिपके हुए होते हैं जो अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो आपका हो गया पंपलेट माध्यम। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य और तीसरा है दृश्य और श्रव्य दोनों। श्रव्य माध्यम में आपके 3 पार्ट इसके जो हुए, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य, ये 3 माध्यम आपको बताए गए। श्रव्य माध्यम में आपका रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन और ट्रांसमीटर, ये आपको केवल सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। रेडियो को आप जब ऑन करते हैं तब वो कहता है ये आकाशवाणी लखनऊ है, तो आप उसको केवल सुन पाते हैं, लेकिन कौन बोल रहा है ये आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए ये श्रव्य माध्यम हो गया। टेलीफोन भी जो आपका तार वाला माध्यम था, तार के द्वारा जो टेलीफोन घरों में लगाया जाता था, वो रिंग बजती थी, घंटी बजती थी, आप उठाते थे और बात करते थे और फिर उसे केवल सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। आपके सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता था, लेकिन उस व्यक्ति को आप देख नहीं पाते थे। इसी तरह से आपका जो प्रारंभिक मोबाइल फ़ोन आया था उसमें केवल श्रव्य ही था, जिसको आपने केवल सूचनाओं को सुना, देखा नहीं। इसके बाद इसी तरह से ट्रांसमीटर भी है, केवल सूचनाओं को आप तक पहुंचा देता है। इसके बाद आता है दृश्य। दृश्य में आपका फैक्स है, जो सूचना आपकी होती है वो एक कागज़ दूसरी जो तरफ से भेजा जाता है, आपके पास पहुंचता है, तो केवल आपका जो सूचना होता है वो प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाता है, जिसे आप केवल देख पाते हैं, उसे सुन नहीं पाते। इसी तरह से पेजर फ़ोन में भी यही सुविधा होती थी कि कोई भी मैसेज आपको डाल दिया जाता था और आपके पास जो यंत्र होता था उसमें आपका मैसेज छप जाता था, आप उसे सुन नहीं पाते थे, वो आपका हो गया पेजर फ़ोन। इसी तरह से टेली प्रिंटर भी है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी चीज़ होता है जिसे आप फोटो कराते हो तो वो आपको प्रिंट के माध्यम से निकल आता है, उसे आप केवल देख लेते हो, सुन नहीं पाते हो। इसी तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट, जितने भी डाटा या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है, आप उसे देखते रहते हो पर आप उसे सुन नहीं पाते हो। इसके बाद तीसरा आता है आपका दृश्य और श्रव्य दोनों। इसमें 2 माध्यम हैं, जिनमें टेलीविज़न, दूरदर्शन है, जिसमें आप चित्र को देखते भी हो और सुनते भी हो। इसके बाद फिल्में भी आपकी आ गई। फिल्मों में भी आप चीज़ों को सुनते हो और देखते भी हो, दोनों आपको एक साथ मिलता है। आज हमारा जो एक मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन भी आपका आ गया और मोबाइल फ़ोन में जो आज नए तकनीक की मोबाइल फ़ोन आ गई है, इसमें आप आमने सामने जब बात करते हो तो आप सुनते भी हो और देखते भी हो। जो आपका ये मोबाइल फ़ोन इसके अंतर्गत एक और जुड़ गया। इसके बाद अब ये तो हो गए आपके सारे माध्यम। अब इन्हीं माध्यमों में पहला माध्यम हम लेते हैं आपका रेडियो। रेडियो माध्यम जो आपका है, आज इसी विषय पर चर्चा कर देंगे कि रेडियो जो हमारे भारतवर्ष में आया, प्रारंभ में कब से शुरू हुआ और कब तक चला। सबसे पहले भारत में रेडियो सेवा एक दृष्टि में, इसकी प्रसारण की जो उपलब्धता है वो है राष्ट्रीय। ये हमारा एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, प्रसारण की उपलब्धता जो है। और दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ये इसका स्वामित्व, इसके जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो है प्रसार भारती। सेवा का प्रकार सरकारी है। प्रसारण कब से आरंभ किया गया? 1 अप्रैल 1930 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से इसका प्रारंभ हुआ और इसके बाद ये हिंदी भाषा में ही केवल प्रसारित हो रहा था। बाद में दूसरी भाषा जब शामिल की गई, और दूसरी भाषा जो शामिल की गई वो थी उर्दू, और उर्दू को जब शामिल किया गया तो एक और
रेडियो स्टेशन की स्थापना हुआ जिसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो, और वो 8 जून 1936 को स्थापित हुआ, जिसमें उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया। इसके बाद विदेशी भाषाओं की बात होने लगी तो विदेशी भाषाओं का प्रसारण शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 1939 में पश्तो भाषा में इसका प्रसारण किया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 6 केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली, ये आपके 6 केंद्र स्थापित किए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। आज अनुमानित जो स्वतंत्रता के समय रेडियो की संख्या थी 1947 में, वो थी 2,75,000 सेट्स। इसका कारण यही था क्योंकि पहले जो आपको रेडियो बजाने की अनुमति नहीं होती थी, इसके लिए आपको एक पेपर चाहिए था, और बिना पेपर के, बिना कागज़ के आप इसे नहीं रख सकते थे घर में। इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। इसलिए 1947 में 2,75,000 लोगों को ये लाइसेंस दिया गया, और जिसके कारण से इनकी अनुमानित संख्या 2,75,000 मानी गई। इसके बाद विविध भारती की शुरुआत की गई, और वो समय था 2 अक्टूबर 1957। इसके बाद रेडियो अपने निरंतर प्रगति पथ की ओर बढ़ गया, जिसमें से FM स्टेशनों की स्थापना हुई, और पहली जो स्थापना हुई वो 23 जुलाई 1977 में चेन्नई में की गई। इसके बाद विदेशी भाषाओं का प्रसारण प्रारंभ हुआ, जिसमें 27 भाषाओं में इसका प्रसारण किया गया, जिसमें से 16 विदेशी भाषाएं शामिल है और 11 भारतीय भाषाओं में इसका प्रसारण शुरू हुआ, और ये 108 देशों में इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ, और 108 देश के लोग इसे सुनना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद निरंतर रेडियो का विकास होता गया, और फिर डायरेक्ट टू होम की सेवा का जो प्रारंभ हुआ, इसमें 21 चैनल बनाए गए। इसके बाद न्यूज़ ऑन फोन की सेवा जो शुरू हुई वो 25 फरवरी 1998 में दिल्ली से प्रारंभ की गई। ये तो आपका हो गया रेडियो की एक इतिहास जो आपको इस माध्यम से मिला। इसके डाटा को आप लोग समुचित रूप से इकट्ठा करेंगे और इसे ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे अवश्य जाते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई और कितने केंद्र प्रारंभ में खोले गए, स्वतंत्रता के समय कितने केंद्र खोले गए, ये सब सारी जानकारी होती है। और अगला जो आपका है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर और दृश्य में जितने भी चीज़ें आती हैं, इनका प्रसारण कब से शुरू हुआ, क्या इनका इतिहास रहा, ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट करें, जिनका उत्तर आपको जल्द ही प्राप्त होगा, तथा प्रगति पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।